नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं गांव के किसानों की और खेती किसानी से जुड़ी ऐसी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं जिसका इस्तेमाल कर आप खेती किसानी को लाभकारी बना सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी खेती किसानी से, जिसमें आज हम जानकारी देंगे कि कैसे धान की फसल को कीट और बीमारियों से बचाया जाए। इसके बाद हमारा पशुधन में जानकारी होगी सीप पालन के बारे में और अंत में आपकी मुलाकात करवाएंगे राजस्थान के एक सफल किसान से जिन्होंने पारंपरिक तरीकों से खेती को लाभकारी बनाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। आइए गांव किसान की शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। खेती किसानी में आज हम बात करेंगे धान फसल के बारे में। जी हाँ, हमारे किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो सके और हर किसान का ये सपना होता है कि उसके खेत में लहलहाती हुई फसल हो, इसीलिए शुरुआत से वो तमाम कदम उठाता है। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर हमारे किसानों को कीट और बीमारियों की वजह से नुकसान हो जाता है। इस वक्त बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने धान की फसल ली है, रुपाई हो चुकी है और अब फसल बढ़वार की ओर है। इस समय बीमारियों का बहुत खतरा रहता है। ऐसे में आइए आज विशेषज्ञ से आपको बताते हैं कि कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है और उचित समय पर कीटनाशकों का इस्तेमाल कैसे उनकी फसल की सुरक्षा कर सकता है। आइए देखते हैं। अच्छी पैदावार हर किसान का लक्ष्य होता है, इसीलिए किसान हर संभव प्रयास कर बीजोपचार से भंडारण तक कई सावधानियां रखता है। लेकिन सबसे अहम होता है फसल की रोगों और बीमारियों से सुरक्षा देना। इस समय खेतों में धान की पौधों की रुपाई का काम हो चुका है और पौधे बढ़वार की ओर है। ऐसे में किसान को चाहिए कि वो धान को इन रोगों से बचाए। धान की फसल में पत्ती लपेटक जैसे रोग ना लगे और पौधे में ज्यादा कल्ले निकले, इसके लिए कई प्रगतिशील किसान देसी तरीका अपना रहे हैं। रुपाई के 15 से 20 दिनों के बाद आसपास पानी भरे खेत में पौधों के ऊपर से एक लकड़ी घुमा देते हैं, जिससे पत्ती लपेटक कीड़ा मर जाता है और फसल को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा ब्लास्ट रोग से भी फसल को काफी नुकसान होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण पौधों की पत्तियों, तना, गांठों व बालियों पर दिखाई देती है। इस रोग में पत्तियों पर आग की आकृति या सपीलाकार धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बे बीच में राख के रंग के व किनारों पर गहरे भूरे रंग के होते हैं। इस रोग से तना सिकुड़कर गिर जाता है। इस रोग का प्रकोप जुलाई से सितंबर माह में अधिक होता है। रोकथाम के लिए उचित दवा का छिड़काव करें। दवा का इस्तेमाल हमेशा विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें। वहीं कीटों के प्रकोप की बात की जाए तो तना छेदक व गुलाबी तना भेदक कीट की सुंडी अवस्था काफी क्षतिकारी होती है। इसमें सुंडियां मध्य कलिकाओं की पत्तियों को छेद कर अंदर घुस जाती है और अंदर ही अंदर तने को खाती हुई गांठ तक चली जाती है। इसका प्रकोप पौधे की बढ़वार अवस्था में ज्यादा होता है, जिससे बालियां नहीं निकलती है और यदि बाली अवस्था में प्रकोप हो तो बालियां सूख कर सफेद पड़ जाती है व दाने नहीं बनते। कीट प्रबंधन के लिए जरूरी कदम: फसल की कटाई जमीन की सतह से करें। अवशेष ठूंठों को एकत्रित करके जला दें। जिंक सल्फेट बुझा हुआ चूना प्रति नाली की दर से 15 से 20 लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। रुपाई करते समय पौधे के ऊपरी भाग को थोड़ा सा काट कर हटा दे, जिससे इसमें उपस्थित तना छेदक के अंडे नष्ट हो सके। कीट का प्रकोप ज्यादा होने पर फेरोमोन ट्रैप लगाए और कृषि विशेषज्ञ से सलाह ले। अब बात करते हैं धान के पत्ती लपेटक कीट की। ये इस कीट की मादा पत्तियों की शिराओं के पास समूह में अंडे देती है, जिनसे 6 से 8 दिन में सुंडियां निकलकर पहले मुलायम पत्तियों को खाती है, बाद में अपनी लार द्वारा रेशमी धागा बनाकर पत्तियों के किनारों को मोड़ देती है। इस कीट का प्रकोप अगस्त सितंबर में ज्यादा होता है। बचाव के लिए खेत व आसपास की मेड़ों के खरपतवार को नष्ट कर दे। किसान दवा का इस्तेमाल विशेषज्ञ की सलाह पर करे। इस तरह किसान छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर फसल को रोगों और कीटों से तो बचा ही सकते हैं, साथ ही भरपूर उत्पादन भी ले सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि कैसे धान की फसल में आप कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे गांव किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी
बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में आज हम जानकारी देंगे आपको सीप पालन या फिर कहें मोती की खेती के बारे में, जिसे हमारे किसान मछली पालन के साथ ही बहुत ही कम लागत में अपना सकते हैं। मोती की डिमांड हमारे देश में हमेशा रही है। इसे रूप सज्जा में बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया जाता रहा है। वैसे तो पहले प्राकृतिक रूप से ही मोती हम तक पहुंच पाता था, लेकिन अब हमारे किसान सीप पालन भी कर सकते हैं और बहुत ही कम दामों में मोती का उत्पादन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करें हमारे किसान मोती की खेती यानी सीप पालन। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं। हालांकि पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए कृत्रिम रूप से भी मोतियों का उत्पादन किया जाने लगा है। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। इसे शुरू करने के लिए सरकारी संस्थानों से या सिर्फ मछुआरों से सीप खरीदकर पालन शुरू किया जा सकता है। सीप खरीदने के बाद सबसे पहले सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं। धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डालकर या फिर सामान्य रूप से भी मोतियों का उत्पादन किया जा सकता है। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है और इस तरह से हमें आसानी से मोती मिल जाते हैं। किसान मछली पालन के साथ साथ मोती पालन भी कर सकते हैं। इसके लिए जिस तालाब में मछली पालन किया जा रहा है वहां बांस काटकर और दोनों ओर से रस्सी बांधकर उस रस्सी में सीप को लटकाया जाता है और करीब 8 से 10 माह में सीप मिल जाते हैं। सीप के साथ ही मछली पालन भी चलता रहता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सीप और मछली पालन में अलग से कोई विशेष तैयारी या खर्च नहीं करना होता है। सीप के साथ मछली पालन में कम जगह में अधिक आय संभव। पूरी प्रक्रिया बेहद सरल होती है। इसे शुरू करने में लागत कम आती है। तालाब की तैयारी। सीप पालन के लिए तालाब में 5 से 6 फीट पानी होना चाहिए। इस तालाब में सबसे पहले चूना डाला जाता है। इसके बाद खाद डाली जाती है, जिसमें गाय के गोबर या शुकर की खाद इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा यूरिया भी डालें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि उचित मात्रा में पादप प्लावक होने चाहिए। इस तरह छोटे तालाबों में करीब 30 से 35 हजार सीप पाले जा सकते हैं। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनेस मार्जिलेनेस, लेमिनेनेस कोरियनस और पायरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुना 10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है।
प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीड के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। इस व्यवसाय को कम कीमत में आसानी से शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर एक सीप लगभग 20 से 30 रुपए की आती है। वहीं बाजार में 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर सीप के मोती का दाम करीब 300 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक होता है। इसके अलावा मोतियों का निर्यात कर काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सीप से मोती निकालने के बाद सीप को भी बाजार में बेचा जा सकता है। सीप से कई तरह के सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा सीपों से नदी और तालाबों के जल का शुद्धिकरण भी होता रहता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण ले। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। बारिश का मौसम है और इन दिनों मौसम में काफ़ी आर्द्रता है। ऐसे में हमारे पशुओं को बीमारियां होने का, संक्रमण होने का खतरा लगातार सताता रहता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, क्या है विशेषज्ञों की सलाह। पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह में ध्यान देने योग्य बातें। सितंबर माह में पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को रात के समय ठंड से बचाने के लिए छप्पर इत्यादि के नीचे बांध कर रखें। चारागाह व बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। फर्श चूने के घोल का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास गंदा पानी एवं गंदगी एकत्रित न होने दें। परजीवी नाशक दवा या घोल अवश्य पिलाएं। परजीवी नाशक दवा को हर बार बदल बदल कर उपयोग में लाएं। नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर गोबर की जांच अवश्य कराएं। मेमनों को इंटेरोटॉक्सिमिया रोग का टीका लगवाएं। कोलिबेसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस, कवक फफूंदी, गलघोटू एचएस और लंगड़ी बुखार यानी बीक्यू के टीके पशु में अवश्य लगवा लें। रोग होने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। पशुओं में हरे चारे के अधिक सेवन से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए पशुओं को बार बार खुले में चरने के लिए ना भेजें। हरे चारे के अधिक सेवन से पशुओं में दस्त की समस्या हो सकती है। संक्रमण से बचाव के लिए हरे चारे या ड्रेन के साथ लवण मिश्रण दें। हरे चारे के साथ सूखे चारे को मिलाकर खिलाएं। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। उम्मीद करते हैं हमारे विशेषज्ञ की सलाह का हमारे पशुपालक जरूर ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं कामयाब किसान की।
कामयाब किसान में आज हम आपको ले चलते हैं गुलाबी शहर जयपुर से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कालक गांव में, जहां के गंगा राम सेपट ऐसे किसान हैं जिनके चलते इस गांव को जाना जाता है। इन्होंने तमाम पारंपरिक तरीकों को अपनाया और खेती को लाभकारी बनाया। जी हाँ, आइए जानते हैं कि कैसे खेती किसानी के साथ पशुपालन और इसके साथ ही पॉली हाउस को अपनाकर उन्होंने अपनी आय में वृद्धि की। आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब 1 घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालक गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम जी कृषि के साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना, सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम जी ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। राजस्थान में पानी की काफ़ी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस हैं, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज़ है मेरी 50 बाई 50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था, तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है। सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपये मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपये मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियाँ डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियाँ हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियाँ हैं, जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगो कर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का EC और pH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियाँ नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है, जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है। इस वजह से इसको मछलियाँ डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से ये सलाह देना चाहता हूँ कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है। इन सब का उपयोग करके अपने एक अच्छे से नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं। गंगाराम जी के हर कदम पर उनके परिवार के हर सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। परिवार में पुरुष वर्ग खेती को संभालते हैं, वहीं महिलाएं पशुओं की देखभाल के साथ बाकी काम संभालती है। हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। हमारे पास 5 भैंस है, मुर्रा और 3 गायें हैं जो हम खेत में चारा उपाड़ते हैं, खरपतवार उसको हम चारे के रूप में गाय भैंस के काम में लेते हैं। 2 टाइम इनका दूध काम में लेते हैं, निकालने में चारा डालते हैं, गोबर डालते हैं, वो सब काम में लेते हैं। और इसको बंटा देते हैं 2 टाइम। और इसका गोबर है जो हमारे खेत में काम आता है। सुबह शाम इनको 3 बार चारा डालना पड़ता है और बाकी इनका 2 बार दूध निकालना पड़ता है। इनको 2 बार पानी पिलाना पड़ता है और 2 बार दूध निकालते हैं। रात में सर्दी के टाइम में अंदर रखते हैं और धूप के टाइम में बाहर रखते हैं। और गर्मी के टाइम में दिन में धूप के टाइम में अंदर रखते हैं और बाहर शाम सुबह बाहर रखते हैं, रात को भी बाहर रखते हैं गर्मी के टाइम में। गर्मी ना लगे इसके रंजका देते हैं, इनको नहलाते हैं, टाइम से पानी पिलाते हैं, छाया में बांधते हैं। इसके गर्मियों में इनको नहला देते हैं और बाहर छाया में बांध देते हैं। खाने पीने में चारा डालते हैं, हरिया जो खरपतवार निकालते हैं वो डाल देते हैं। और बंटे के रूप में जो बंटा होता है, हमारे बाजरा होता है, गेहूँ होते हैं, जो उनको रांध के इनको खिलाते हैं बंटे के रूप में। भैंस का दूध 10 से 12 लीटर होता है और गाय का 15 से 20 लीटर होता है। तो हम जैसे घर में 20 लीटर काम आता है तो वो रखते हैं और बाकी का हम डेयरी में देते हैं। और जैसे गिर गाय का दूध या घी किसी को चाहिए तो हम वो भी उपलब्ध करते हैं। और गाय का गूंत होता है उसको हम फसल में काम में लेते हैं, गोबर को भी काम में लेते हैं। हम जीविक भी जैसे इसको काढ़ा वाड़ा भी देते हैं, अजवान वगैरह खिलाते हैं और उससे इलाज भी करते हैं, नीम के पत्ते खिलाते हैं। और बाकी नहीं होता पाता है तो डॉक्टर को भी दिखाते हैं। घर में सजे सारे पुरस्कार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सेपट परिवार अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए किसी मिसाल से कम नहीं, जो प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल कर खेती को नए आयाम देने में सफल रहे हैं। आज कालक की जो तस्वीर है उसके पीछे किसानों की अथाह मेहनत छुपी है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए किसी अनुपम भेंट से कम नहीं है। तो ये थे हमारे कामयाब किसान गंगाराम सेपट, जिन्होंने पारंपरिक तरीकों के साथ साथ आधुनिक तरीकों को भी अपनाया और एक नए तरह का मॉडल अन्य किसानों के सामने पेश किया। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान उनकी कामयाबी की कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे सभी कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर देखें। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।